Physical science. The science deal with the properties and behavior of non-living things is called physical science. Already studied na? Non-living things. Physics. Physics in Greek meaning. Physics comes जो Greek meaning है, that is called nature. Okay? So it is a branch of science which deal with the study of natural laws. Natural phenomenon के बारे में laws. Physics में क्या है? Natural phenomenon नहीं है कि मतलब स्टार्स का टूट के गिरना, उसके पीछे कारण क्या है? अर्थ का एक दूसरे प्लैनेट की तरफ अट्रैक्शन फील करना, ये तो है, बट इसके पीछे लॉस कौन से लगते हैं, है ना? ये पढ़ना है. नेचुरल लॉस एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन नेचुरल फिनोमेनन. नेचुरल लॉ और उन नेचुरल लॉस का नेचुरल फिनोमेनन में यूज क्या है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. ओके, नाउ लास्ट, व्हिच इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स? Mechanics. Very good. The oldest branch of the physics is mechanics. Okay. So now mechanics is dealing with rest or motion of any body. Rest or motion of any body. Okay. And rest and motion are the relative quantity. Rest and motion are the relative quantity. There is no absolute rest. There is no absolute motion. वहां पर दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है और दुनिया में एब्सोल्यूट मोशन नहीं है. आप मेरे रिस्पेक्ट में रुके हुए हो, बट आप सन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो. क्लियर? समझ में आया ना? यस. सो देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट. नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन. फर्दर, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स. वन इज स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. Study of object in rest. When an object is in rest, then its study is called what? Study is called statics. It deal with the study of object at rest. Okay. अब अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में क्यों होगा? सुनो मेरी बात. अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में क्यों होगा? कारण नंबर 1 आप बताएंगे, उस पर फोर्स लग रहे होंगे. कारण नंबर 2, उस पर फोर्स नहीं लग रहे होंगे. रीजन बताओ. फोर्स लग रहे होंगे. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मैं आपको धक्का मार रहा हूं, तो आप पर फोर्स लगा रहा हूं, फिर आप रेस्ट में रहोगे क्या? नो. तो उस पर फोर्स नहीं लग रहे होंगे, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है. सुनो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उसका कारण है उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहे होंगे. यस, बैलेंस्ड फोर्स. अगर बॉडी पर फोर्स नहीं लग रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट पे नहीं है. रेस्ट पे. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसका मतलब बैलेंस फोर्स. आप बैठे हुए हैं, आप रेस्ट में हैं, बिकॉज आप धरती को नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. आपका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ. यस और नो? mg. और उतने ही फोर्स का रिएक्शन फोर्स आप पर जमीन लगा रही है, दैट इज R, रिएक्शन फोर्स. तो R और mg एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल, कैंसिल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कैंसिल. उसकी वजह से आप किस पर हैं? रेस्ट पर. क्लियर? सो व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट, इट मींस देयर आर एक्टिंग बैलेंस्ड फोर्स. व्हिच फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स. अगर बॉडी रेस्ट में है, तो उस पर बैलेंस्ड फोर्स काम करेंगे. बैलेंस्ड फोर्स. ओके. बैलेंस्ड फोर्स, कम से कम 2 फोर्स होंगे, तभी कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी. ओके, ठीक है ना? यस. सो व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट, द स्टडी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? Statics. Okay, where it deals with the study of object at rest in equilibrium, even when they are under the action of several forces. Yes, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं. Okay, yes. And यहाँ पर टाइम को आप नेग्लेक्ट करोगे, रिगार्डलेस. टाइम बीतता जाए, टाइम से कोई मतलब नहीं है. सेकेंड, कीनेमेटिक्स. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का और एक पार्ट, कीनेमेटिक्स. When a body is moving, it's the study of moving bodies, kinematics. but याद रहे कि मूविंग होने के पीछे क्या कारण है, आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा. जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, that is exactly kinematics. समझ में आया? तो
It deals with the study of motion. बेटा बाद में ले लूँगा, रखने भी. It deals with the study of motion of object without considering the cause of motion. Measurement of time is essential. Yes, very important. आप बॉडी के मोशन की बात करोगे, बॉडी मूव हो रही है, बॉडी यहां से वहां पहुंच गई, मगर बॉडी के मोशन के पीछे क्या कारण है इसकी बात नहीं करोगे. आप मेरे सामने खड़े हुए, मैंने आपको धक्का दिया, आप दौड़ते 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 जाके सामने वाली दीवार से टकरा गए. समझ में आए? आपके दीवार यहां से लेकर के चल के दीवार से टकराने तक का मोशन मैं स्टडी करूंगा, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका मोशन क्यों हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि मैंने धक्का दिया. तो मैं धक्के की बात नहीं करूंगा, मतलब मैं कॉज की बात नहीं करूंगा, मैं केवल इफेक्ट की बात करूंगा. किसकी बात करूंगा? इफेक्ट. टू थिंग्स आर देयर, कॉज, इफेक्ट. जैसा करोगे वैसा भरोगे. तो यहां पर केवल भरने की बात होगी, करने की बात. तो दिस ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट? कीनेमैटिक्स. और जब आप करने की बात करोगे, अभी क्या करा, जैसा करा वैसा भरा. अब अगर आप करने की बात करोगे, ओके, एक्चुअली कीनेमैटिक्स जो बना, दैट इज द मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कीनेमा, एंड कीनेमा का मीनिंग क्या होता है? मोशन. ओके, दिस इज व्हाई. नेक्स्ट, डायनामिक्स. इट इज डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ देयर मोशन. इसमें कॉज की बात करेंगे, इसमें फल की बात नहीं करेंगे, इसमें कॉज की बात करेंगे. भगवान कृष्ण कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, है ना. तो दैट इज डायनामिक्स, दैट इज डायनामिक्स. तो इसमें हम कॉज की बात करेंगे. डायनामिक्स मींस पावर, ग्रीक वर्ड मींस पावर. ओके, तो इसमें हम कॉज की बात करेंगे. तो डायनामिक्स में मेनली क्या आएगा? फोर्स. क्या आएगा? क्योंकि सारे मोशन के पीछे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कहां से होती है? फोर्स. जब आप कुछ दोगे तभी तो चलेगा. यस और नो, है ना. तो फोर्स चैप्टर नंबर 2. पहला चैप्टर अपना क्या है? चैप्टर नंबर 1. सो उसका सही नाम है कीनेमैटिक्स. ओके, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे? कीनेमैटिक्स. उसमें हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, बट दूसरे चैप्टर में हम मोशन की बात नहीं करेंगे, केवल उसके फोर्स को कंसीडर करेंगे. तो पहले में हम देखेंगे फल और दूसरे में देखेंगे कर्म. तो जहां कर्म देखेंगे तो वो क्या बनेगा? डायनामिक्स. और जहां फल देखेंगे तो क्या बनेगा? कीनेमैटिक्स. समझ में आया कि नहीं आया? So this is the introductory chapter. Now one is called rest. Does the rest is absolute or relative? Relative. First thing. परम शांत अवस्था में कोई नहीं है. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो शांत है, जो बैठी हुई है बिल्कुल चुपचाप. नो, हर चीज चलायमान है. समझ गए ना? तो रेस्ट. An object is said to be rest if does not change its position with surrounding. अगर वो अपने आसपास की चीजों के साथ स्थिति बदल नहीं रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा रेस्ट में. और रेफरेंस आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में ना बदले. अब आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में हैं. मैं अपने आप को रेफरेंस कहां तक बनाऊं? इसलिए बड़ी दिक्कत हुई रेफरेंस की. तो एक ऐसा रेफरेंस मान लिया गया जो यूनिवर्सली सेम हो, उसको मान लिया गया टाइम. अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में रुके हुए हो तो आप रेस्ट में हो, मगर टाइम के ही रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहलाओगे, और किसी के रिस्पेक्ट में बात अलग है. यहां आप टाइम के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो रेस्ट में है. मेरे रिस्पेक्ट में भी आप रेस्ट में हैं, बट आपके रिस्पेक्ट में टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना. टाइम आगे बढ़ता रहेगा ना. सेल खत्म हो गया फिर टाइम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. आपका सेल खत्म हो गया, आपकी दिक्कत है ना. ये सेल खत्म होने से आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा क्या? अगर सेल खत्म होने से आपके बाल सफेद नहीं होंगे तो ये तो मैं घर की सारी घड़ियों के सेल निकाल दूं. क्यों भाई? क्यों भाई, है ना. फिर तो अपन उल्टा घड़ी चलाएं. आपके साथी बैठे अपन तो आके, अगर कितना अच्छा होता अगर घड़ी से बैक करने से हम अपने पुराने समय में चले जाते. तो चिन्मय तो सबसे पहले 7th क्लास में चला जाता. क्यों चिन्मय? बैक कर देता घड़ी को, है ना. 2 साल पहले की यादें आ जाती अच्छी वाली. तो इसलिए टाइम कभी भी रुकता नहीं. ओके, तो टाइम नेवर स्टॉप. ओके, तो a body object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding, that is with the passage of time. Motion. A body is said to be in motion
respect to surrounding और both respect with the observer and with the passage of time। तो भैया observer कौन खड़ा करे, इसलिए हम जितना भी मोशन पढ़ेंगे, जितना भी रेस्ट पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ेंगे, टाइम। इसलिए जितने क्वेश्चन ऑफ मोशन बनाए गए हैं उनमें टाइम को कंसीडर किया गया है ना। अरे यार तुम बहुत तेज पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारी रफ्तार तो बहुत तेज है, तो तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है तो किसकी तुलना में रफ्तार तेज है, मैं कंपैरिजन किसका करता हूं, अरे सर वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। गाड़ियों में भी लिख के आता है इनकी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रक के पीछे लिखा रहता है 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा तो नहीं लिखा रहता ना, 50 किलो मेरी स्पीड मेरे पड़ोस वाले ट्रक की तुलना में 2 गुनी है, मैं अपने साले की तुलना में 4 गुना तेज ट्रक चलाता हूं, ऐसा तो लिख के नहीं आता है, नहीं आता ना। हमारा बच्चा, कोई पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा बहुत होशियार है, तो वो ये नहीं बताते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में, नहीं बताते ना कि कौन होशियार है, किसके रिस्पेक्ट में होशियार है, बताइए। क्लास के सबसे गधे बच्चे के रिस्पेक्ट में होशियार है कि क्लास के सबसे अच्छे बच्चे के रिस्पेक्ट में होशियार है, बताना चाहिए उनको, है ना। तो वो एक एवरेज बच्चे को मान के चलते हैं, समझ गए ना। हमारा बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, रिस्पेक्ट बताइए, सचिन तेंदुलकर या साइना नेहवाल, किसके रिस्पेक्ट में अच्छा खेलता है, यस, हाँ ये तो रिस्पेक्ट बताइए। तो ये चीजें जो क्वांटिटी जो रेफरेंस मांगती हैं, रेफरेंस समझ रहे हो, रेफरेंस मतलब एक बेसिक जिसके रिस्पेक्ट में आप तुलना करोगे, ठीक है ना, यस। सो ये हो गया। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ABC are the 3 person, B and C are the sitting in a car A, मतलब कुल मिलाकर के एक B और C बंदे कार में बैठे हुए हैं, A बंदा बाहर बैठा हुआ है, कार भाग रही है, यस और नो, कार भाग रही है, तो कार के अंदर जो दोनों बंदे बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कायम है, रेस्ट में। मगर कार के बाहर जो बंदा बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों किस में है, मोशन में, समझ गए। अच्छा, दोनों के रेफरेंस अलग अलग है, रेफरेंस मतलब उन दोनों के प्लेटफॉर्म जिस पर वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं। अभी आप सब मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, हम लोग सब एक ही रेफरेंस में स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों जितनी स्टडी होती है हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी दम क्या है ना, या हमारी औकात क्या है जिसको कहना चाहिए, हम केवल और केवल एक रेफरेंस में स्टडी कर पाएंगे, 2 रेफरेंस में स्टडी करना हमारे बस का नहीं है। आप कहो कि आप यहां बैठ करके जुपिटर के अंदर की मोशन कैलकुलेट करो, नो, क्योंकि हमारा रेफरेंस अर्थ है, जुपिटर का रेफरेंस जुपिटर है, ये एक अलग मोशन हो रही है, वो एक अलग मोशन हो रही है। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट। इसलिए 9th क्लास में मोशन आता है, छोटा सा आइडिया कि आप यहां के मोशन को पढ़ के कॉम्प्लेक्स मोशन डेवलप कर लो। आपने सुना होगा मिशन मार्स, अमेरिका ने, भारत ने मंगलयान छोड़ा और आज से भारत का मंगलयान 13 साल 87 दिन ना और 12 घंटे 15 मिनट के बाद मंगल के जाके सतह को छुएगा, आया ना। अरे नहीं सुना भी कैसा कभी क्या, अरे जितने भी साल, हाँ कई बार, अब मान लो मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, 13 साल एग्जैक्टली नहीं है, कोई दूसरा ग्रह होगा तो 13 साल लग जाएगा, मंगल में मान लो 4 साल लग जाएंगे, हो सकते हैं। अब मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन मालूम नहीं है, फिर भी मैं मान रहा हूँ कि 2 साल से तो ज्यादा लगेंगे, 2 साल लगेंगे, चलो ठीक है 2 साल मान लिया। अभी चंद्रयान भेजा था ना, तो उसको भी तो कुछ दिन लगे थे पहुंचने में, ऐसे है ना, तो वो भी अर्थ की राउंड करता है, मंगल भी अपना सोलर सिस्टम में घूम रहा है। अब तो कैलकुलेशन तो करके ही भेजना पड़ेगा, पता चला अपन ने वहां भेजा, वहां से गाड़ी निकल गई, मंगल निकल गया वहां से, जहां से अपन ने भेजा वहां से मंगल निकल गया। भाई कोई ऐसा प्लेटफॉर्म थोड़ा ना कि हमेशा बना रहेगा कि नहीं आप तो प्लेटफॉर्म रहेगा, चिंता मत करिए, गाड़ी आती जाती रहेगी, वो तो पूरा का पूरा मंगल ही निकल गया। अर्थ है, अर्थ अपनी जगह पे, अर्थ घूम रही ना सन के चारों तरफ, अब अर्थ की तरफ मान लो कोई आया तो अर्थ निकल गई, तो सनसनाटा सीधे निकल जाएगा,
करनी पड़ती है, मतलब एक रेफरेंस में बैठ करके दूसरे रेफरेंस की स्टडी करनी पड़ती होगी कि नहीं करनी पड़ती होगी, है ना? तो साइंटिफिक नॉलेज जरूरत होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है ना, इसलिए मोशन पढ़ा जाता है। सेकेंड, ओके, तो मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव। अभी मैंने बताया कार वाला एग्जांपल, तो कार वाले एग्जांपल के लिए मोशन यहाँ पे रिलेटिव है। नेक्स्ट, वी नो अर्थ इज रोटेटिंग। आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप मेरे रिस्पेक्ट में काहे में हैं? मैं आपके रिस्पेक्ट में काहे में हूं? अगर मैं चला जाऊं अर्थ के बाहर और एक स्पेस स्टेशन में जाकर मैं आपको देखूंगा, तो आप मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। मैं आपके रिस्पेक्ट में क्या रहूंगा? मोशन में, क्योंकि आप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो मेरे को आप पोजीशन बदलते दिखाई देंगे। हाँ या ना? क्लियर हुआ ना? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा ना? सो दिस इज अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती एक तिनके के बराबर है कि नहीं है? है ना? मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट की चली गई दूरी के कंपैरिजन में उसकी साइज बहुत छोटी हो, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैदान में फुटबॉल इस समय वर्ल्ड का फुटबॉल चल रहा है, ये बताओ जब फुटबॉल को लोग खेलते हैं तो फुटबॉल कितने किलोमीटर चल लेती होगी? 700-800 किलोमीटर, या मैं मानता हूं चलो 50 किलोमीटर, समझ गए ना? और फुटबॉल का जो डायमीटर होता है वो हार्डली 50 सेंटीमीटर होता होगा, बोलो है ना? एक 50 किलोमीटर और एक 50 सेंटीमीटर, तो 50 किलोमीटर के सामने फुटबॉल की खुद की साइज, मतलब एक तो फुटबॉल के द्वारा चली गई दूरी और दूसरा फुटबॉल का खुद का साइज। क्या कुछ लग रहा है? उसके सामने कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो दैट टाइम यू शुड ऑब्जर्व एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसको? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कार चल रही है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन में ट्रेन चल रही है दिल्ली टू कानपुर, तो ट्रेन को क्या मानोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ट्रेन को क्या मानोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे। समझ गए ना? ट्रेन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे। क्लियर है? बन जाएगा? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानते हैं? in mechanics, while study the motion of the object, sometime its dimension are not important and the object may be treated as point object without much error. When the size of object is much less comparison to distance covered by object, then the object is considered as point object. तो क्वेश्चन बनता है what is point object? नो, क्वेश्चन बनाइए what is point object? So when the distance covered by the object is very less, when the distance covered by the object is very less comparison to, wait, wrong बोल गया। When the distance covered by the object is very much comparison to its size is called, then the particle is called point object. Comparable to its size, इसकी साइज की तुलना में अगर उसकी चली गई दूरी बहुत ज्यादा हो, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ, नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉट इंपॉर्टेंट वेरी मच इन योर स्टैंडर्ड, बट सुनना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप मेरे सिस्टम के अंदर हैं, मेरे सिस्टम में कहीं भी मैं आपको लोकेट करना चाहूं, कहीं मैं आपको पोजिशनाइज करना चाहूं, तो तीन बातें हैं। बेटा आंसर मत लिखो, क्वेश्चन लिख लो, आंसर खुद से लिखना आप लोग को। आपको मैं लोकेट करना चाहूं तो तीन बातें हैं। मैं बोलूंगा आप कहां पर बैठे हो, तो अगर मैं 2D में बात करूं तो आप बोलोगे ये सर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, बट मैं 3D में बात करूं तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। जैसे मैं फिलहाल अगर मैं बोलूं इस पॉइंट को, अगर मैं कोई भी पॉइंट बोल दूं या पंखे की टिप बोल दूं, तो आप पंखे की टिप तक पहुंचने के लिए फिजिकली कैसे पहुंचोगे? एक्स एक्सिस में कुछ चलोगे, वाई एक्सिस में कुछ चलोगे और जेड एक्सिस में कुछ चलोगे, तब आप पहुंचोगे क्या? उस पॉइंट तक पहुंचोगे ना, क्योंकि स्पेस में है ना बेटा। अगर इसमें होता तो अपन तो वैसे ही पहुंच जाएंगे एक्स और वाई का लेके, बट हवा में होगा तो एक्स वाई जेड तीनों अपन को कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, तो एक सिस्टम आप कंसीडर करते हो अपना, जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ
डायमेंशन. नाउ लुक, मोशन इन वन डायमेंशन. एक्चुअली अपन को अपने सिलेबस में तो 2 एक्सेस में डील करना है, बट होते मेनली 3 एक्सेस. देखो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये बाहर की तरफ जो आ रहा है इसको जेड एक्सेस कंसीडर कर लो. ओके, तो इनको ऐसे बना सकते हो आप. दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, और जो बाहर की तरफ आ रहा है वो क्या, जेड एक्सेस. ये बाहर की तरफ. ओके, ऐसा. ये क्या है, जेड एक्सेस. सब कुछ आ जाएगा इसमें. अगर आप इस डायरेक्शन में कुछ भी ट्रेवल करोगे तो एक्स एक्सिस में आएगा, अगर आप ऐसे कुछ भी ट्रेवल करोगे तो वाई में आएगा, और ऐसे ट्रेवल करोगे तो किस में आएगा, जेड में आएगा. और इसके अलावा ट्रेवल कर ही नहीं सकते हो. देख लो 3 डायमेंशन ही तो है. चौथी कोई डायमेंशन बन रही क्या, नहीं बन रही है. तो 3 डायमेंशन में आप जो भी ट्रेवल करोगे आइदर एक्स वाई जेड में आएगा. क्लियर, नॉट क्लियर? क्लियर. अब अगर आप देखो ऐसे मूव कर रहे हो, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर, आप मान लो ये एक्स एक्सिस है और आप ऐसे मूव कर रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो. तो यहां पर देखो किसकी पोजीशन केवल चेंज होगी, एक्स की. वाई चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइट कांस्टेंट है, और जेड भी नहीं चेंज होगा क्योंकि जेड भी कांस्टेंट है. आप जेड मतलब बाहर नहीं है ना. जैसे मान लो आप यहां से चल रहे हो, यहां आ रहे हो, ये दीवार के इस कोने से इस कोने में ये आप चल रहे हो. अब आपके पास जेड कितना है, ये यहां से लेके यहां तक का गैप जेड है. जेड यही तो हुआ ना, है ना, जेड यही हुआ. वाई मतलब वाई कितना हुआ, ये देखो, ये वाई. आपका केवल एक्स वेरी हो रहा है, एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कैसे चलोगे आप, स्ट्रेट लाइन में. कैसे चलोगे, तो जब आप किसी स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलते हो कि आपका केवल एक कोऑर्डिनेट वेरी हो. कैसा कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट, तो आप वन डायमेंशन मोशन करते हुए कहलाते हो. तो पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट वन डायमेंशन मोशन जब केवल इसका एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा. सेकंड, समझ में आया, एक कोऑर्डिनेट. यस, देखो बेटा ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, 3D पे मत जाओ, आप ऐसे चलो इस पाथ के लॉ. बेटा ये बताओ तुम्हारे इसमें एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, अकेला एक्स चेंज होगा इस पाथ में, अकेला वाई चेंज होगा, एक्स वाई दोनों होंगे, अकेला एक्स चेंज होगा. चल के देख लो ना. देखो ये वाई तो फिक्स है ना बेटा, मान लो वाई की वैल्यू 3 है, तो यहां पर देखो वैल्यूज क्या आएगी, -3,3 -2,3 0,3 1,3 2,3. देख रहे हो, मतलब y की वैल्यू फिक्स है, है ना. y की वैल्यू फिक्स है, केवल x बदल रहा है, बदल रहा ना. तो दिस मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन. मतलब आप यदि यहां से यहां चलोगे जमीन पे, आप यदि जमीन पे यहां से यहां फ्लैट चलोगे तो आपका y फिक्स रहेगा, केवल x बदलेगा आपका, हाँ है ना. तो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन. अब देखो 2 डायमेंशन मोशन, आपको दीवार के इस कोने से उस कोने तक जाना है, लास्ट कोने तक. आप कहां बैठे हो, दीवार के इस कोने पर. आपको कहां पहुंचना है, यहां पर. आपने ये चला है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, मगर आप ट्रेवल करोगे तो बताओ ऐसा चलने में क्या ट्रेवल कर रहे हो, अकेला x ट्रेवल कर रहे हो, अकेला y ट्रेवल कर रहे हो, या x y दोनों ट्रेवल कर रहे हो. हाँ, x भी ट्रेवल कर रहे हो कंटिन्यूअसली, y भी ट्रेवल कर रहे हो. यस और नो. So this is 2 dimension motion because of 2 एक्सेस के अधीन. ओके, बेसिस ऑफ 2 एक्सेस ऑफ मोशन कर रहे हैं. नेक्स्ट आपको यहां से वहां जाना है. आपने यहां से, आप मान लो आप थोड़े समय के लिए फ्रॉग हो, मेढक हो, तो आपने यहां से सीधे उछाल मारी और वहां जंप किया. अब आपने कितने एक्सेस में बदलाव किया, 1 में, 2 में या 3 में? 3 में. कैसे भैया, यहां से यहां चले गए तो x तो ट्रेवल हो गया ना, इधर y भी ट्रेवल हो गया, बट उछाल मार के गए हो. जमीन में जाते तो z चेंज नहीं होता, बट उछाल मार के गए हो तो z बढ़ा 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 घटा 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 घटा, फिर नीचे वापस 0z था और वापस 0z पे पहुंच गए. हाँ या ना, क्लियर हुआ ना. प्लेन जब रनवे में होता है तो अगर इस एक्सेस के पैरेलल होगा तो x चेंज होगा, नहीं तो एक्स वाई दोनों चेंज होगा. अगर टिल्ट होके जाएगा, फिर हवा में उड़ता है तो तीनों चेंज होंगे, एक्स वाई और जेड तीनों. समझ गए ना. जब ऐसे होगा फिर ऊपर जाके फ्लैट हो जाएगा तो फिर क्या चेंज होंगे, या तो 1 चेंज होंगे या 2 चेंज होंगे. समझ में है ना, क्लियर ना. तो स्ट्रेट लाइन में तीनों हो सकते हैं, 1 डायमेंशन भी, 2 डायमेंशन भी, 3 डायमेंशन भी. समझ में आया, कोई डाउट?
स्ट्रेट लाइन में मोशन तीनों आते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये आप यहां से लेके प्रोजेक्टर तक एक लाइन ज्वाइन कर दो और रस्सी पकड़ के चढ़ जाओ, क्या 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 ट्रेवल करोगे आप? एक्स ट्रेवल करोगे ना? हाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इधर होते तो जा रहे हो, रस्सी में जा रहे हो बट हल्का हल्का इधर होते जा रहे हो, रस्सी में जा रहे हो हल्का हल्का आगे होते जा रहे हो ना, वाई भी ट्रेवल कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर होते जा रहे हो ना, जेड भी ट्रेवल कर रहे हो, तो यू ट्रेवलिंग ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, सो दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। yes or no? okay, so this is 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. okay, clear है? अगर आप किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल में फ्री फॉल कर रहे हो, छत से फेंक रहे हो, उसका मोशन ऑलवेज 1 डायमेंशन होगा, ऑलवेज 1 डायमेंशन होगा। क्यों होगा? आप बॉडी को फेंक रहे हो तो केवल जेड बदलेगा और ना एक्स बदलेगा ना वाई बदलेगा। क्या आप बॉडी को फेंकते हो तो बॉडी ऐसे ऐसे आती, सीधे ऐसे आती ना, ऐसे ऐसे तो नहीं आती ना? हाँ, मैंने छत से ड्रॉप करने को कहा है, टेढ़ी फेंकी तो बात अलग है। अब टेढ़ी यदि फेंकी है तो टेढ़ी यदि फेंकी है बॉडी को, तो बॉडी को आपने सर्रा के ऐसे ये यूं करके फेंका है ना? नहीं नहीं नहीं, तीनों कहां हुए चेंज? 2 होंगे, है ना? अगर बॉडी को नीचे से फेंका है तो तीनों होंगे, ऐसे फेंका फ्लैट तब होंगे, कुछ देर तक तो एक्स वाई रहेगा चेंज, फिर जब नीचे गिरेगी तब तीसरा आएगा। हाँ गिरेगी तो फिर जेड चेंज होगा, समझ गए ना? बट रुक जाओ, आपने ये चौक ली, ये आपने चौक ली, आपने सामने की तरफ चौक को फेंका, हटा, बोलो यस, 2 डायमेंशन मोशन होगा, 3 हो ही नहीं सकता। कारण देखो, अब बॉडी का जो मोशन, चौक आपने फेंका, चौक जाएगी ऐसे पैराबोलिक पाथ में, बना रहा हूं आपके सामने, देखिए ये आपके पास स्टेज है, आपने यहां से चौक मारी, चौक का मोशन ये होगा, बोलो हाँ, यही होगा ना? अब चौक क्या ट्रेवल कर रही है? लेंथ यानी एक्स एक्सिस, बोलो हाँ। चौक क्या ट्रेवल कर रही है? जेड यानी कि गहराई, बोलो यस। अब ये चौक आपने फेंका है तो चौक ऐसे ऐसे तो होके जाएगी नहीं, तो केवल कौन से एक्सिस? 2 एक्सिस। कौन सा एक्सिस? 2 एक्सिस। समझ गए? 3 एक्सिस ट्रेवल नहीं करेगी, समझ गए ना? 3 एक्सिस ट्रेवल नहीं करेगी। क्लियर हुआ? बन जाएगा? तो एक्चुअली जब प्लेन रनवे पे उड़ान भरता है, यूं आला जाता है, तो प्लेन उस समय 2 डायमेंशंस ट्रेवल करता है, एक ये वाली और एक ये वाली। भाई प्लेन ऐसे ऐसे थोड़ा ना जाता उड़ते उड़ते, हाँ जब वो ऊपर जाकर के रोल मारता है, घूमता है, समझ रहे हो? जब वो ऊपर जाकर के घूमता है और ऐसे घूमता है कि थोड़ा हाइट भी ले रहा है, ऐसे नहीं कि एक ही इसमें घूम गया, थोड़ा सा हाइट भी ले रहा है, तब वो क्या होगा? 3D। तब कौन सा मोशन होगा? समझ? सब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम चुप बैठे हो, क्लियर हो रहा है? तो ये तो प्लेन का मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लेन 1D भी कर सकता है, 2D भी कर सकता है और 3D भी कर सकता है, समझ गए ना? पतंग तो ऐसे उल्टे सुलटे उड़ती है, पतंग थोड़ा ना ऐसे बिल्कुल जेट के जैसे जाती है, सुई निकल जाए, नो, वो तो ऐसे ऐसे करके जाए। कैसा मोशन? 1D 2D 3D। मक्खी जमीन पे बैठी है तो 2D करेगी, है ना? और उड़ जाएगी, उल्टी सुलटी उड़ेगी तो क्या करेगी? 3D। क्लियर हुआ? रॉकेट तो अब देखो, अब रॉकेट की अलग अलग मोशन है, रॉकेट की अलग अलग मोशन। रॉकेट जब लॉन्च होता है जमीन से तो बिल्कुल ऊपर जाता है सीधा, तो जब तक ऊपर जाता है तो 1D होता है, फिर उसके बाद अगर ऐसा होगा तो 2D हो जाएगा, बट एग्जैक्ट ऐसा हो जाएगा तो फिर 1D। पैरेलल टू एक्सिस अगर जाएगा तो 1D, मगर थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगा तो 2D, क्योंकि ये भी ट्रेवल कर रहा है, ये भी ट्रेवल कर रहा है, समझ गए ना? वो तो सॉफ्टवेयर में जो भी उसको डायरेक्शन लेंगे फीड करके, तुम्हें इतने डिग्री से मुड़ना है तो इतने डिग्री से मुड़ जाएगा। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर ना? तो रॉकेट लॉन्चिंग के समय 1D, आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे 1D, बिकॉज केवल जेड एक्सिस ट्रेवल होगा, एक्स एक्सिस ट्रेवल नहीं होगा, वाई एक्सिस ट्रेवल नहीं होगा। समझ में आया ना? ये हो गया। ओके, तो दिस इज अबाउट डायमेंशंस ऑफ motion. 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Motion in 1 dimension, motion of a train along the straight line, straight track, feeling for the gravity. अगर एक पार्टिकल केवल x एक्सिस के along मूव कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यहां तक आया x1, यहां तक आया x2, तो दिस इज 1 dimension motion. Agree not agree?
नेक्स्ट मोशन इन टू डायमेंशन, क्लियर? जब दो एक्सेस में मोशन चेंज हो, अगर आप किसी सर्कल में घूम रहे हो तो आपके कितने एक्सेस चेंज होंगे? दो। एक सर्कल में घूम रहे हो, ये आप सर्कल में घूम रहे हो, देखो ये सर्कल में घूम रहे हो, तो सर्कल आप एक्सेस के अंतर्गत बना सकते हो ना, दो ही चीज चेंज हो रही है, आइदर लेंथ और हाइट। इसको हाइट बोल दो भी, हाइट बोला आपने तो नो प्रॉब्लम है ना, ब्रेड्थ तो बोलना तो ब्रेड्थ बोल दो, ब्रेड्थ बोल दो, नो प्रॉब्लम। तो दो एक्सेस में चेंज हो रहा है, एक्स में और वाई में, क्लियर है? तो आप तो एक सर्कल में आप घूम रहे हो, ठीक है ना? तो जो अपना प्लैनेटरी सिस्टम है वो कौन सा मोशन कर रहा है? 2D। कौन सा मोशन? 2D। क्योंकि वो कैसे मूव कर रहे हैं? कुछ डिस्टेंस यहां और कुछ डिस्टेंस यहां, समझ गए ना? कुछ डिस्टेंस यहां और कुछ डिस्टेंस यहां, दो एक्सेस में। प्लैनेट ऐसे ऐसे तो मोशन करते नहीं ना, अगर ऐसे ऐसे मोशन कर रहे होते तो क्या होते? 3D, क्योंकि जेड एक्सेस में भी हिल रहे होते। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए 1D 2D 3D, क्लियर है? नेक्स्ट, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, है ना? द मूविंग कार इन ए zigzag path on level road, यस, ये भी क्या है? 2D, ओके? 3D मोशन, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, काइट, रैंडम मोशन ऑफ द गैस, परफेक्ट एग्जांपल गैस का, कहीं कोई तय नहीं है, ये टकराए वहां भागेंगे। पिंग पोंग गेम देखा आपने? एक आता है कंप्यूटर में गेम चलता है, पिन बॉल नाम है, वो मतलब गैस कभी भी इधर वो बुलबुला यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ। खैर कंप्यूटर की स्क्रीन तो टोरी है, फिर भी मतलब मान लो उसमें पीछे दीवार हो तो आगे की ओर टकरा के कंप्यूटर स्क्रीन से जाए तो आगे की ओर जाए, फिर यहाँ नीचे टकरा तो ऊपर जाए, तो वो क्या है? 3D मोशन, ओके? मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, 3D। एक्चुअली मैं इसको 100% नहीं बोलूंगा, ये डिपेंड करता है एरोप्लेन के ऊपर। अब एरोप्लेन आसमान में है तो 1D भी कर सकता है, 2D भी कर सकता है और 3D भी कर सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, वेयर देयर आर सो मेनी मोशंस। लीनियर मोशन, जब आप एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन करते हो, दैट मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में, the motion of the moving car, person running, stone being dropped, these are all are the linear motion. When your path of motion is linear, linear motion हमेशा क्या होगा? 1D 2D 3D, रॉन्ग, मैंने कंफ्यूज, तीनों हो सकता है, लीनियर मोशन तीनों हो सकता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप प्रोजेक्टर की तरफ भागे सीधा एकदम रस्सी लगा के, आपका पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बट आप जो कोऑर्डिनेट ट्रेवल कर रहे हो वो कितने कर रहे हो? 1 2 या 3? तो है तो 3D, बट है कैसा? लीनियर। समझ में आया? तो ये जो मोशन बोला गया है ये पाथ के हिसाब से बोला गया। किसके हिसाब से? वन इज लीनियर, सेकेंड इज सर्कुलर, सेकेंड इज रोटेशनल। हाँ, रोटेशनल, व्हाट इज रोटेशनल मोशन? अपनी एक्सेस के अबाउट, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। रोटरी मोशन, रोटरी गोल गोल घूमना अपने एक्सेस के अबाउट, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक दो देखो, घूमने के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है खुद की एक्सेस के अबाउट घूमना, तो खुद की एक्सेस में आपने एक्सेस सेट किया, ये एक्सेस आपने बीच में एक्सल डाला और घूमना शुरू हो गए, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल। अपनी ही धुरी में घूमना वो कहलाता है क्या? रोटेशनल। समझ में आया? शक्तिमान क्या करता है? रोटेशन मोशन। और आप जाओगे अगर एक पार्क में एक पोल को पकड़ोगे और घूमना शुरू कर दोगे तो वो कौन सा है? सर्कुलर। वो कौन सा है? जब एक्सेस आपके खुद के अंदर हो, रोटेशनल। जब एक्सेस कोई दूसरा हो, वो क्या? सर्कुलर। समझ में आया? अर्थ कितने तरीके के मोशन करती है? 3, 2। कौन कौन से? रोटेशनल भी और सर्कुलर भी। रोटेशनल भी और सर्कुलर किसके अबाउट? सन के अबाउट। सर्कुलर किसके अबाउट? रोटेशनल किसके अबाउट? खुद के अबाउट। दिन रात किससे होते हैं? रोटेशनल से। सीजन किससे बदलते हैं? सर्कुलर से। क्लियर? ये हो गया। चलो, ऑसिलेटरी मोशन। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी। इसमें एक मीन पोजीशन हुआ करती है। भैया अर्थ कैसे घूमती है? अर्थ ऐसे तो घूमती नहीं ना, सन बीच में खड़ा हो गया और अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, नो, है ना? मगर अगर कोई पार्टिकल बीच में हो जाए, जैसे मैं ये पेन लिया हूं और मैं इसको ये कर रहा हूं, तो एक क्या है? मीन पोजीशन। ये कहलाएगा टू, ये कहलाएगा फ्रो। टू फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे का मोशन जो होगा, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो ये मोशन की कैटेगरीज होती हैं, बट वी आर कन्फाइंड ओनली टू स्टडी विद
linear motion. In class 11th we will study in detail rotational motion and oscillatory motion. Understood? समझ में आया? Okay. Now next. Scalar and vector quantity very simple. Some quantities are needed direction, some are needed non direction. मेरे मामा जी आए, सागर, मुझसे बोले कि अरे मुझे तुम्हारे घर पहुंचना है, कहाँ आ जाऊं? सागर रेलवे स्टेशन पे खड़े थे। मैंने कहा मामा जी 5 किलोमीटर आ जाओ आप। अब वो फोन रख दिए। वो बोल रहे हैं 5 किलोमीटर के दायरे में मैं यहाँ चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं, तालाब में है, तालाब में डूब जाऊं, है ना, और कहाँ चला जाऊं? नाली में। नाली में भेज रहे तुम? चलो यार ऐसा मत करो यार, है? तो ये सारे के सारे, ये सारी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो बताओ मेरे को उनको क्या डायरेक्शन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना। तो मैं अगर डायरेक्शन दूंगा तभी वो राइट ठिकाने पर आ पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी यूटिलाइज होती है, नीडफुल होती है, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी हो गई। हाँ, टाइम कितना हो गया बेटा जरा बताना, टाइम कितना हो गया? 4:50। क्या यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत है? क्या यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे नहीं सर आपकी दिशा में 4:15, मेरे दोस्त की दिशा में 4:16, ऐसा तो बोलोगे नहीं। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कमरे का टेम्परेचर कितना है? 17 डिग्री या 18 डिग्री। डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नो। बट मैं कहूंगा ग्रेविटी कहां लगती है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो डायरेक्शन की जरूरत है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल जी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर या स्केलर? वेक्टर। और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दोज आर कॉल्ड स्केलर। मास इज ए स्केलर, मास इज ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर होता है। मेरे को इनको डिस्प्लेसमेंट बताना चाहिए, मैंने इनको डिस्टेंस बता के छोड़ दी। 5 किलोमीटर आ जाओ। अब 5 किलोमीटर क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, किसी और के घर में घुस जाओ। समझ गए ना? तो मेरे को उनको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि 5 किलोमीटर ईस्ट से 45 डिग्री पर आप आइए। समझ गए ना? तो मोबाइल में कंपास ऐप खोलेंगे और चलेंगे लेकर के दिशा सूचक यंत्र, है ना, और 5 किलोमीटर चल के मेरे घर पे पहुंचेंगे। क्लियर हुआ भाई? आसमान में ट्रेन भेज रहा हूं मैं भी। आसमान में प्लेन चलता है, वहां बोर्ड लगे रहते हैं, दिल्ली 400 किलोमीटर, हाँ उड़ता है, फ्लाई करता है बेटा, सॉरी। तो वहां पे बोर्ड तो लगे नहीं रहते ना, तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती होगी ना। तो विद द हेल्प ऑफ वो क्या लेते हैं, यूज करते हैं, वो लोग यूज करते हैं क्या? डायरेक्शन सेंसर होता है। कि कौन सा वाला? जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, है ना। वो लोग फिक्स पोजीशन होती है हर एक पॉइंट की। अमेरिका इतने लॉन्गिट्यूड और इतने लैटिट्यूड पर है। जब आप ग्लोब खरीदेंगे तो ग्लोब में बहुत सारी लाइन बनी होगी गोल 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 करके, हाँ ना। तो ये जो होती है लाइन, ये होती है लॉन्गिट्यूड, और ये जो सी होती है क्या होती है? लैटिट्यूड। तो हर एक पोजीशन की वर्ल्ड में एक फिक्स पॉइंट है कि ये इतने लॉन्गिट्यूड पर है और इतने लैटिट्यूड पर है। समझ गए? उसके हिसाब से वो अपने प्रोपेलर्स के एंगल सेट करते हैं। इतना मुड़ो आप यहाँ पहुंचेंगे। वहां थोड़ा ना बोर्ड लगा हुआ है, आवाज चल रही है, अमेरिका 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 अमेरिका, भर जाओ भर जाओ भर जाओ, ऐसा होना है ना। चलो ये हो गया। अच्छा कभी लगता है ऊपर से देखते होंगे, हाँ भाई उसकी मूर्ति दिख रही है, कौन सी? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, यहाँ न्यूयॉर्क आ गया, वो रेगिस्तान दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, सो दिस इज फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। Example of vector quantity: displacement, velocity, acceleration, force, momentum, weight, and electric field. These are such example of electric field. Okay. Next, representation of vector. How you represent vector? एक आपको 5 सेंटीमीटर का वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये देखो 5 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होगी? 5। तो उसकी जो लेंथ होती है, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब दम। मैंने कहा 5 सेंटीमीटर नॉर्थ, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर नॉर्थ, तो दम किसकी ज्यादा है? 7 सेंटीमीटर की। डायरेक्शन सेम है,
तो ये जो दम होती है, मैथमेटिकल क्वांटिटी डाटा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड। दो कार जा रही है एक ही डायरेक्शन में, एक जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, एक जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर से, तो एक का मैग्नीट्यूड 50 है, एक का मैग्नीट्यूड 70 है। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? तो आप अगर 50 वाले का एरो इतना बना रहे हो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए, ये लिख रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी v1, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाया जाता है? एरो, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 70 के लिए आप क्या ये कर सकते हो? v2 इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर कर सकते हो क्या? नो, नेवर। इसका एरो बड़ा है, ये 70, तो इसका एरो और बड़ा होगा कि छोटा होगा? हाँ, तो इसका एरो और बड़ा होगा। समझ में आया ना? इसका एरो और बड़ा होगा। अगर ये 100 कर रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो एरो होगा जस्ट इसका डबल होगा, जस्ट इसका डबल, जो बताएगा अगर ये 50 है तो ये कितना है? 100। दिस इज कॉल्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहलाता है? अब भाई अपने पास तो पॉसिबल नहीं है कि 100 का बना ले, 100 किलोमीटर का वेक्टर कॉपी तो है नहीं इतनी बड़ी कि 100 किलोमीटर लेकर के खींचने बैठे हैं अपन, बोलो। तो फिर अपन यही यूज कर सकते हैं नोटेशंस, यस और नो, ठीक है ना? तो ये होगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ए वेक्टर 20 किलोमीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ से, ऑफ साउथ मतलब साउथ से, है ना? साउथ से टुवर्ड 30 डिग्री ईस्ट, साउथ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दिया है, डोंट वरी। तो ये आपने ये 4 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 20 किलोमीटर का। मतलब 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर का? 5 किलोमीटर का। तो ऊपर स्केल लिखना पड़ेगा, स्केल, पैमाना। 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट करती है। मैप आता है इंडिया का, मैप में ऊपर लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी इतनी है। अब वहां तो सागर के बगल में बिल्कुल भोपाल बैठा हुआ है ना? इतना छोटा डिस्टेंस है कि उंगली नापो और भोपाल आ जाए। मतलब अपन एक पैर रख दे तो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पर क्या है, आपको स्केल लेना पड़ता है। समझ में आया? नहीं आया? क्या ये कैसे बनाया भाई? ये डायरेक्शन है, आपको कहां जाना है? टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ कितने डिग्री? 30। कहां से? ऑफ साउथ, साउथ से। ऑफ का मतलब से लगाते हैं यहाँ पे, है तो साउथ से 30 डिग्री एंगल मारो, मार लोगे और हो गया। अरे 30 डिग्री नहीं बनाते, बनेगा साउथ से, साउथ से 30 डिग्री। तो ऐसा रखोगे प्रोटेक्टर, साउथ से 30 डिग्री। कितने किलोमीटर? 20। अब 20 किलोमीटर पर आवर है तो आप 20 तो बनाओगे नहीं, तो स्केल ले लो कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने का? 5 का। 5 का स्केल ले लिया, तो यहां से यहां तक बनाया टेल, और ये टेल कहां? बाहर की तरफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? बन जाएगा ना? तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर का। नेक्स्ट, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 7 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से, ईस्ट से। तो ईस्ट बनाया, ईस्ट से नॉर्थ कितने डिग्री? 60 डिग्री। कितने मीटर? 6 मीटर। अब 6 मीटर का या तो लंबा लाइन खींच दो, कॉपी इतनी बड़ी है तो, नहीं तो 1 मीटर को कितने मान लो? 1 सेंटीमीटर। तो स्केल माना 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर दिया। कहो यस और नो? आगे समझ में? तो दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। फर्स्ट, स्केलर नीड मैग्नीट्यूड ओनली, यस और नो? जबकि वेक्टर नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। गुड, वेरी गुड, ओके। Scalars quantities are simply added by your own mathematics. Simple addition of algebra. Simple addition of algebra. But vector quantities can be added by some another algebra, some different algebra, that is called vector algebra. That is called vector algebra is a different type of mathematics you will study in class 11. समझ में आया? 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम कितने किलोग्राम? 4। 5 न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स। 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, हाउ मेनी न्यूटन? नो, नॉट कंपल्सरी। आप बोलोगे सर 5 न्यूटन
5 न्यूटन से यहाँ मैंने बताया ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स बताओ, आपका आंसर कितना आएगा 0 न्यूटन। कितने न्यूटन 0 न्यूटन, क्योंकि 5 और 5 क्या हो गए कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। ये 0 न्यूटन एडिशन हुआ बट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। यस और नो? क्लियर हुआ? ओके। एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 न्यूटन, ये आने वाला धक्का मार रहा है 5 न्यूटन से, ये वाला धक्का मार रहा है पीछे से एक और 4 न्यूटन से, तो टोटल फोर्स इक्वल टू 5 + 4 कितने न्यूटन 9 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। डायरेक्शन कितनी है एक ही है। समझ में आया नहीं है? हाँ सर 5 न्यूटन मार रहा है सर 4 न्यूटन वही अपोजिट। हाँ देखो, अगर इधर की तरफ 5 न्यूटन इधर की तरफ 4 न्यूटन, तो डिफरेंस होगा कि कितना निकलेगा 1 न्यूटन डिफरेंस होकर निकलेगा। किसकी तरफ? बड़े पहलवान की तरफ। समझ में आया? ये 1 न्यूटन से इसको खींच करके ले जाएगा। अगर ऊपर की तरफ खींचो यस, वही बताऊंगा नहीं कि ये क्यों आ रहा है, बट याद रख लो बस। अगर कोई यहाँ लगा रहा है 3 न्यूटन और यहाँ कितना लगा रहा है 4 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? पाइथागोरस थ्योरम लगती है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आता है। ओके, एंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी 5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स विल बी 5 न्यूटन। समझ में आया? रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलता है 5 न्यूटन। यस और नो? अभी इसको याद कर लो। फॉर्मूला याद करना हो, इसको मत बनाओ, ये जरूरत नहीं बनाने की। फॉर्मूला याद करना हो तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पर हमेशा फॉर्मूला होता है a² + b², मतलब पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरे का। पहली क्वांटिटी का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, दूसरी क्वांटिटी कितने की 4 का स्क्वायर अंडर रूट बोलो। आंसर कितना आया? यूनिट क्या लगेगी न्यूटन। आंसर कितना 5 न्यूटन। डायरेक्शन भी बदल गई, मुझे एक यहाँ खींच रहा है, मुझे एक यहाँ खींच रहा है। मैं ना इसकी तरफ खींचूंगा, मैंने इसकी तरफ खींचूंगा, मैं कहां खींचूंगा वहां खींचूंगा। समझ में आया? क्लियर? Okay, so this is all about the scalar and vector quantity. Now distance. What is distance? Distance is the length of path. Length of path. Okay, so length of path is not unique. Length of path कभी यूनिक नहीं होती है। So distance is a scalar quantity. समझ गए? यहां से सिविल लाइन पहुंचने के कितने रास्ते? एक या अनेक? अनेक। तो जब अनेक रास्ते हैं तो आपकी अनेक दिशाएं हो सकती हैं, इसलिए कोई वन डायरेक्शन नहीं है। सो इट इज स्केलर और वेक्टर। इट इज विच क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर? अरे वेक्टर कैसे होगी? कई डायरेक्शन है ना, अगर एक डायरेक्शन होगी तो वेक्टर होगी, अदरवाइज इट इज स्केलर। समझ में आया? यस और नो? ठीक है ना? सो डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। Yes or no? Length of path can be negative or positive? Positive. It cannot be negative because length is always positive. Yes or no? So it is always positive. ठीक है ना? Clear? So read it. Read it. Ask any point if you have a doubt. आप खूब चले 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 चल के घूम करके अपनी जगह पे आ गए, डिस्टेंस क्या 0 हो जाएगी? नो। लेंथ ऑफ पाथ है, पाथ की लेंथ तो नहीं होगी ना 0, है ना? सो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, इनिशियल एंड फाइनल। इट इज द डायरेक्ट डिस्प्ले, डायरेक्ट शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट ओरिएंटेशन, स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट है आपके पास, दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट पाथ होगी विद डायरेक्शन। अब ये डिपेंड आपके पास करता है कि आप A to B जा रहे हो कि B to A जा रहे हो। अगर आप A to B जाओगे तो आप लिखोगे AB वेक्टर, अगर आप B to A जाओगे तो यू विल राइट BA वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम B and to A। Okay, this is called initial point and this is called terminal point. Here this is initial and this is final या terminal. Okay, clear not clear? Clear ना? Initial point, final point and this is AB. Now अब आपके पास पाथ तो बहुत सारे हो सकते हैं but displacement, ये देखो AB जाना है घूम के, घुमक्कड़ बच्चा है ऐसा जाएगा। समझ गया ना? एक और रात को 10 बजे कोचिंग से घर पहुंचता है तो ये जाएगा,
ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये डायरेक्टली पढ़ने के लिए आएगा, सो दिस वे बी द पाथ, डोंट लुक बिहाइंड यार, ओके। ये ऐसे बैठेगा, देन बहुत सारी सिचुएशन, एक थोड़ा सा शैतान है, ये ऐसे जाएगा, तो these all are the path, but this one is only displacement. Displacement is unique. Displacement is unique. But distance is unique or not unique? Not unique. Displacement इकलौता होता है ना? और distance दुकलौता, तिकलौता, चतुकलौता, है ना? बहुत सारे, बहुलौता, ठीक है ना? बहुत सारे होते हैं. So this is the basic difference between. So but दोनों की unit same है. मीटर. Displacement is a vector or a scalar? Is a vector. Displacement is a vector. आप गए और घूम करके वापस आ गए, आप यहां से यहां गए और घूम करके वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो. नॉट जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर. तो आपका डिस्प्लेसमेंट ए से चले और ए पे ही वापस आ गए, तो ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर. इसका मतलब ये नहीं कि आपने चला कुछ नहीं, आपकी इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप कितना है? जीरो. आप पूरा दिल्ली घूमे और वापस आ जाओ, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? समझ में आया? जीरो वेक्टर. एग्जैक्टली जीरो वेक्टर. योर मैग्नीट्यूड इज जीरो. आपका मैथमेटिकल डाटा जीरो होगा, बट योर वेक्टर इज सपोज टू बी जीरो वेक्टर. कोई आपसे बोलेगा कि आप यहां से चल करके घूम करके वापस आ गए, अपना वेक्टर बताइए, आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है. लिखो, जीरो वेक्टर हैविंग नो डायरेक्शन. लिखिए, जीरो वेक्टर हैविंग नो डायरेक्शन. जीरो वेक्टर हैविंग नो डायरेक्शन. ओके, जीरो वेक्टर हैविंग नो डायरेक्शन. So the SI unit of displacement and distance both is meter. Okay, now look. Next, this is some basic concepts. If a body travels rightward to the origin, its displacement will be considered as positive. If a body is moving left to the origin, its displacement will be considered as negative. All the vector quantities having two standard, one side positive, another side negative. Okay, एक तरफ पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा. तो राइटवर्ड मूव करोगे तो पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड मूव करोगे तो नेगेटिव. ओके, चलिए ठीक है. सो 9th क्लास दिस इज ओवर, और एक्चुअली 11th में भी चल रहा है वेक्टर स्टार्ट.